हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, लैंडमार्क केसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। काफ़ी कम समय में हम चाहेंगे कि ये पूरी की पूरी वीडियो कवर हो जाए अंडर 15 टू 20 मिनट्स। सो लेट स्टार्ट। सो फंडामेंटल राइट्स होते क्या? फंडामेंटल राइट्स हमारे वो बेसिक राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिए गए हुए हैं, जिससे हम किसी भी स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन से बच सकते हैं। अब इसमें हम सोचेंगे स्टेट क्या किसी राज्य की डेफिनेशन है, बट नहीं। स्टेट यहाँ पे टर्म थोड़ा ब्रॉड है। तो फिर आर्टिकल 12 पे आते हैं। इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई हुई है। सो स्टेट होता क्या है? कोई भी लोकल अथॉरिटी से लेके हायर अथॉरिटी तक सारे स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। एंड आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई भी पार्लियामेंट लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करते हैं तो कोर्ट चाहे तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। अब हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी है। 19 से लेके 22 तक राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। आर्टिकल 32 हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। सो आर्टिकल 14 पे आते हैं। क्या होता है आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 में बोला गया इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ होता क्या? मतलब अगर किसी दो लोग ने क्राइम करा, एक बहुत ही अमीर आदमी है, एक बहुत ही गरीब आदमी है, एक बहुत ही पावरफुल आदमी, एक बहुत ही वीक आदमी है, तो जो लॉ होगा दोनों के लिए बराबर होगा। एंड इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या कहता है कि अगर मान लीजिए अमीर आदमी के तो हमने 1 करोड़ का फाइन लगा दिया, मतलब कोर्ट ने फाइन लगा दिया, और गरीब आदमी को भी अगर 1 करोड़ का फाइन लगा दे तो वो कहीं से भी कहीं तक जस्टिस नहीं है, क्योंकि अमीर आदमी तो दे सकता है, गरीब आदमी कहाँ से दे पाएगा। तो इसको सेफ गार्ड करने के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का टर्म है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट्स shall not discriminate on grounds of religion, race, caste, sex और प्लेस ऑफ बर्थ। तो जो हमारा स्टेट है या कोई भी अथॉरिटी, स्टेट मीन्स अथॉरिटी, वो हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। अब आर्टिकल 16 पे आते हैं। आर्टिकल 16 में बोला गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी वैकेंसी निकाली और कोई भी मतलब कोई किसी भी जॉब में हायर करा, तो फिर उसमें 6 बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये मैंने अलग से पॉइंट लिखा है क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं था। सो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। सो जस्ट PLA हो पाया, प्लेस ऑफ बर्थ पूरा नहीं लिख पाया इसमें। सो ये 6 बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। इससे रिलेटेड क्या क्या हमारे अमेंडमेंट्स और क्या क्या इंपॉर्टेंट केसेस हैं? सो फर्स्ट वन वाज मंडल कमीशन, जिसने 27% रिजर्वेशन OBC कास्ट के लिए कर दिया था। फिर इंदिरा सोनी केस आता है जिसमें बोला गया कि रिजर्वेशन 50% जो सीलिंग्स हैं उसको एग्जिट नहीं करना पाए, उसको एग्जिट नहीं करना चाहिए। 50% की सीलिंग सेट कर दी, बट आज के टाइम में वो सीलिंग ब्रीच हो चुकी है। सो इसमें इंदिरा सोनी केस में हमारा क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट आता है। क्रीमी लेयर वो अभी जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लें कि 50% सीलिंग सेट कर दी गई। और 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहता है कि इवन जो प्रमोशन है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उसमें जो भी जॉब करते हैं जो भी लोग, तो उसमें भी जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको थोड़ा फास्टर प्रमोशन होना चाहिए। उनके लिए भी सीट्स अलग से प्रमोशन वाले में भी रिजर्व होनी चाहिए। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 2000 में कि बैकलॉग वैकेंसीज नॉट काउंटेड इन 50% सीलिंग्स। मतलब एक बार वैकेंसी निकली तो उसकी कुछ 40-50 सीटें फुलफिल नहीं हो पाई, फिर नेक्स्ट ईयर जो 40-50 सीट्स अलग से उस रिजर्व कैटेगरी पे फुलफिल होंगी तो वो फिर इस सीलिंग में काउंट नहीं होगी, वो अलग से होगी।
फिर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है जिसमें EWS रिजर्वेशन को ला दिया जाता है, मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। सो इसके बाद हमारा जो सीलिंग है ऑलरेडी ब्रीच हो गया 50% के अलावा, मतलब आज के टाइम 59.5% हम टोटल रिजर्वेशन है। अब आते हैं आर्टिकल 17 पे। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट है वो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 है। आर्टिकल 18 पे आते हैं अबॉलिशन ऑफ टाइटल। इससे रिलेटेड मतलब कोई भी पहले के टाइम में टाइटल्स रहते थे, महाराजा धीराज, मान सबदार एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसका एबॉलिशन कर दिया गया। जो बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, जिसमें जैसे नेशनल अवार्ड पद्मा, पद्मश्री, पद्म भूषण है, तो कोर्ट ने कहा कि ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इसको हम सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं कर सकते, ये टाइटल नहीं है। आर्टिकल 19 पे आते हैं। इसमें 6 टाइप के फ्रीडम दिए गए: फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट एंड रेसिडेंस, प्रोफेशन। सो जो रेसिडेंस है वो हट चुका है अभी, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया और फंडामेंटल राइट्स, सॉरी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से हटा दिया गया था। इससे रिलेटेड केस क्या है? रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस, जो कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है एंड प्रेस मीडिया से रिलेटेड भी है। सो और क्या क्या लॉज हैं इससे रिलेटेड आर्टिकल 19 से? तो अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी डिफेम कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आईपीसी का सेक्शन 499 है डिफेमेशन के अगेंस्ट, और सीआरपीसी 144 एंड आईपीसी 141, ये इसके सीआरपीसी 144 एंड आईपीसी 141 के तहत जो हमारी लोकल अथॉरिटी है या हायर अथॉरिटी, मतलब कोई भी अथॉरिटी है, वो हम पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि मिनिमम इतने लोग ही रोड पे घूमने चाहिए 3 से 4, जैसे सीआरपीसी 144 आईपीसी 141 के तहत है। जैसे वो कर्फ्यू लग जाता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें हमारी जो असेंबली का जो अधिकार है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, वो मना हो जाता है। आर्टिकल 20 पे आते हैं। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, सेफ गार्ड क्या क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये क्या है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ? मतलब हमने कोई भी लॉ ब्रीच करा तो हम पे वो लॉ अप्लाई होगा जो कि ब्रीच करने से पहले ही जो लॉ है। अगर हमारे ब्रीच करने, जैसे मैंने ट्रैफिक सिग्नल है वो क्रॉस कर दिया, ट्रैफिक लाइट जल रही थी, रेड लाइट, तो अगले दिन कानून बन गया था कि जो भी रेड लाइन क्रॉस करेगा उसको पूरे उम्र कैद हो जाएगी। तो फिर बहुत ही सुनने में एब्सर्ड लग रहा है, बट क्या पता अगर ये ऐसा पास हो गया तो फिर मेरे ऊपर वो लॉ इम्प्लाई हो गया? जी नहीं, क्योंकि मैंने जो लॉ ब्रीच करा था वो लॉ बनने से पहले करा था, तो जो उससे पहले जो लॉ था वही मेरे पे अप्लाई होगा। नो डबल जे पार्टी, मतलब किसी भी एक चीज के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती किसी भी एक क्राइम के लिए। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कि अगर मैंने कोई क्राइम करा या मैंने कोई क्राइम नहीं करा, सो जैसे अ, जब तक मेरे अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल जाते तब तक मुझको कोर्ट गिल्टी प्रूव नहीं कर सकती। भले ही मैंने खुद से बोल दिया कि हाँ मैंने करा, लेकिन जब तक एविडेंस नहीं मिल जाते और पुलिस प्रूफ नहीं कर लेती तब तक कोर्ट जजमेंट नहीं दे सकती मेरे अगेंस्ट। अब आते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बहुत सिंपल सा है। तो ये आर्टिकल 21 में इससे रिलेटेड केस क्या है? ए के गोपालन केस, हादिया केस, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सो ये ए के गोपालन केस क्या है? नैरो व्यू ऑफ लिबर्टी। हादिया केस क्या है? राइट टू मैरी ऑफ वंस चॉइस। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस क्या है? राइट टू डाई विद डिग्निटी एंड पैसिव यूथनेशिया। सो पैसिव यूथनेशिया क्या है? मतलब एक एक्टिव यूथनेशिया होता है, एक पैसिव यूथनेशिया होता है। मतलब अगर कोई भी आदमी, कोई भी इंसान अगर लाइफ सपोर्टिंग वेंटिलेटर या आईसीयू वगैरह पे अगर है और वो बहुत ही तकलीफ में है, तो उसका जो लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस है उसको हटा दें, तो वो पैसिव यूथनेशिया हो गया।
आर्टिकल 21A क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत आया था। आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। सो इसमें डिटेंशन दो टाइप के हैं, एक प्रिवेंटिव है, सॉरी, एक प्यूनिटिव है, एक प्रिवेंटिव है। सो प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है? अगर मैंने कोई क्राइम कर दिया, सो मुझे अगर पुलिस डिटेन करके लेके जा रही है, क्राइम करा या ना नहीं करा, आज के टाइम में सब चलता है, सब ले जाते हैं। तो तो मुझे तो 24 घंटे के अंदर उन्हें मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, एल्स उनके पास अधिकार नहीं है मुझे डिटेन करने का। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या था? अगर कुछ कुछ अगर कोई टेरर अटैक होने वाला है और गवर्नमेंट को उसको, सॉरी, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और पुलिस से अगर उनको उसकी लीड मिल गई, तो वो पहले उसको प्रिवेंटिव, मतलब क्राइम होने से पहले उसको डिटेन कर लें। और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है या नहीं। सो मैक्सिमम 3 महीने तक उसको रख सकते हैं, फिर उसके बाद इंक्वायरी कमेटी वगैरह आएगी, सो उसके बाद भी मतलब उसको डिटेन कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम टाइम है 1 ईयर। बट 3 महीने तक, 3 महीने के बाद एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, उसके बाद ही उसको डिटेन रखा जा सकता है। आर्टिकल 23 प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर है, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर का प्रोविजन है। आर्टिकल 24 क्या है? प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिट करना, कि 14 साल से छोटे बच्चे हजारडस इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 क्या आ गया 25 टू 28 हमारा वही रिलीजियस राइट्स हमारे। सो 25 क्या कहता है कि प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन, हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। आर्टिकल 26 हमारे जो भी रिलीजियस अफेयर्स हैं उस पर हम इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं, और कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओन एंड एक्वायर कर सकते हैं। मूवेबल मतलब जैसे कि कार होगी, बाइक हो गई, ट्रक हो गया, बस हो गया। सो जितने भी कुछ कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं तो उनके पास ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इमूवेबल जैसे कि घर हो गया, कुछ बिल्डिंग हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि कोई भी रिलीजियस अथॉरिटी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हम पे कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती। और आर्टिकल 28 पे आते हैं कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्या उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन चलेगा या नहीं चलेगा। सो अगर इसमें 4 टाइप की यूनिवर्सिटी होती हैं, जो कि पहली तो होती है जो होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, दूसरी जो होती है कि स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर दिया, और तीसरी जो होती हैं जिसको एड मिलता है स्टेट से, और चौथी होगी प्रॉपर जो प्राइवेट होती हैं, उस पर स्टेट का अगर जिसमें कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होता। तो पहली वाली में जो प्रॉपर स्टेट मेंटेन करा तो उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे। दूसरे वाले में और तीसरे वाले में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउड हैं बट वॉलेंट्री, मतलब सब पे लगा नहीं सकते कि ये करके आना, ये चीज़ें करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर लोगों की सहमति है तो वो कर सकते हैं। सो फोर्थ वाले में कोई भी रेस्ट्रिक्शन या कुछ नहीं है, जैसा भी चाहें वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, वो अपने हिसाब से वर्क कर सकते हैं। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात करता है, बट इसमें थोड़ा सा कैच है। आर्टिकल 29 में सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी ही नहीं, कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन, माइनॉरिटी या मेजॉरिटी, अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन या कुछ भी बना सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 30 पे। आर्टिकल 30, आर्टिकल माइनॉरिटीज़ की इसमें दो डिफिनीशन है। दो टाइप की माइनॉरिटीज़ होते हैं हमारे देश में, एक वो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और दूसरा है, क्या हो सकता है दूसरा? रिलीजियस माइनॉरिटी। दो टाइप की माइनॉरिटीज़ होती हैं, एक एजुकेशनल एंड सेकेंड वन इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। सो minorities can establish their own institution and work for their safeguard. सो आर्टिकल 30 यही है। आर्टिकल 32 पे आते हैं। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसको भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। मतलब कि
अगर हमारे पास सारे अधिकार हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, बट हम उनको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? अगर किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने या कोई भी लोकल अथॉरिटी या किसी ने भी हमारे खिलाफ मतलब फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करा, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, सो उसको सेफगार्ड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो ये एक इंस्ट्रूमेंट देता है। सो उस इंस्ट्रूमेंट से हम अपने फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड कर सकते हैं। कौन कौन से राइट्स होते हैं? एक हैबियस कॉर्पस होता है, सेकंड वन इज मैंडामस, थर्ड वन इज प्रोहिबिशन, डी इज सर्सियोरी, ई इज कोवेरेंटो। सो हैबियस कॉर्पस क्या होता है? हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। मतलब कि अगर कोई इलीगल तरीके से जेल या डिटेंशन में रखा गया है तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि उस पर्सन को तुरंत कोर्ट के सामने लाया जाए। इसका पर्पस क्या है? कि जो इलीगल डिटेंशन से हमें बचाएं। मैंडेमस क्या है? मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, और इसका डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई कोर्ट है किसी पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर देती है कि अपने लीगल ड्यूटी परफॉर्म करो, जैसे कि हमने अपना मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, सो मैं आरटीओ ऑफिस गया और बट वो बना नहीं रहा, तो हम लोग उसके अगेंस्ट मैंडेमस फाइल कर सकते हैं कि अगर कोई भी ऑफिसर मेरा लाइसेंस बनाने के लिए ड्यूटी भूल जा रहा है तो कोर्ट उसे बोलेगी कि तुम अपना ड्यूटी करो। इसका लीगल मतलब यही हुआ। सो ये किसके किसके अगेंस्ट हो सकता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए या स्टैच्यूटरी बॉडी हो गई। बट ये प्रेसिडेंट, गवर्नर या प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट नहीं यूज हो सकता मैंडेमस। हैबियस कॉर्पस प्राइवेट पर्सन के भी अगेंस्ट हो सकता था, बट मैंडेमस नहीं होता। अब आते हैं प्रोविजन पे। प्रोविजन का मतलब होता है टू प्रोहिबिट। इसमें हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को रोक देती है कि अगर जब वो अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर काम करती हैं। सो ये रहा प्रोविजन। सो ये ट्रायल के बिफोर होता है। और सर्चियोररी क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड। इसका मतलब है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, इनके इलीगल ऑर्डर को कैंसिल या क्वेश कर सकते हैं। अगर किसी भी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कोई भी इलीगल ऑर्डर दे दिया, मतलब अपनी ज्यूरिडिक्शन के अगेंस्ट, मतलब उसके बियॉन्ड ऑर्डर दे दिया, सो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको क्वेश कर सकती है। प्रोहिबिशन और सर्चियोररी में डिफरेंस क्या होता है? प्रोहिबिशन जो होता है मतलब ये जजमेंट से पहले ही हो जाता है, और सर्चियोररी क्या होता है कि अगर जजमेंट के बाद होता है। कोवेरेंटो क्या है? और एक और चीज़, जो प्रोविजन है और सर्चियोररी है, इन दोनों में लोकस स्टैंडर्ड्स अप्लाई होता है कि मतलब जिसके अगेंस्ट जजमेंट या कुछ हो रहा है, सो उस पर्सन का प्रेजेंस जरूरी रहता है, वही फाइल कर सकता है इसको, कोई और फाइल नहीं कर सकता उसके बिहाफ पे। बाकी हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस और कोवेरेंटो पे कोई भी कर सकता है, बट जो प्रोविजन और सर्चियोररी है, जिसके अगेंस्ट चल रहा है केस, वही फाइल कर सकता है। कोवेरेंटो क्या होता है? कोवेरेंटो मतलब कि बाय व्हाट अथॉरिटी। इसमें कोर्ट पूछता है कि तुम इस पब्लिक ऑफिस पर कैसे बैठे हो, तुम्हारी अथॉरिटी क्या है। मतलब अगर कोई बंदा एक गवर्नमेंट ऑफिस में बैठ रहा है और हमें पता है कि वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो उसने ना टेस्ट दिया या मतलब टेस्ट दिया या उससे रिलेटेड कुछ भी क्राइटेरिया फॉलो किया, फिर भी वो वहाँ पे बैठ रहा है, तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल 31A, 31B, 31C। सो आर्टिकल 31 जो था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको रिमूव कर दिया गया। अब उसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। सी आर्टिकल, अब वो एक लीगल राइट है, पहले फंडामेंटल राइट था, अब वो लीगल राइट है। और 31A क्या है इसमें? 31A, जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा अग्रेरियन रिफॉर्म हुए थे, तो फिर उसको एग्रेरियन रिफॉर्म लाने के लिए आर्टिकल 31A लाया गया कि अगर फंडामेंटल राइट्स हमारा ब्रीच होता है ये एग्रेरियन रिफॉर्म लाने में, तो उसको फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा। सो आर्टिकल 31B क्या है? 31B में 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस करा गया। 9th शेड्यूल में अगर कोई भी लॉ अगर गवर्नमेंट डाल देती है तो वो उसको फंडामेंटल राइट्स मतलब कोर्ट उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकती, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। बट IR कोयलियो केस आया था वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें बोला गया कि 9th शेड्यूल जो है वो भी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। आर्टिकल 31C क्या है? कि अगर
सरकार ने ऐसा कोई लॉ लाया जो कि डीपीएसपी 39B और 39C को प्रमोट करने के लिए, उसको इफेक्ट में लाने के लिए, और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको ब्रीच कर रहा है, तो भी वो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट या उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती। सो इसके अगेंस्ट मिनरेवा मिल्स केस आया, मिनरेवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस बैलेंस को, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस बैलेंस की बात कही गई कि जो गवर्नमेंट है उसे बैलेंस बनाना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में, और ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमारा केशव नंदा भारती केस में आता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। सारे जितने भी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के और प्रियम्बल के अगेंस्ट और या उससे रिलेटेड। राइट टू प्रॉपर्टी पे आते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब लास्ट स्लाइड है इसका, इस सेशन का। सो आर्टिकल 33 क्या है? आर्टिकल 33 में बोला गया कि पार्लियामेंट कैन रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मतलब आर्म्ड फोर्सेस या पैरामिलिट्री या इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई भी पर्सनल ऑफिसर या कोई भी है, सो उसके फंडामेंटल राइट्स को जो हमारी पार्लियामेंट है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। आर्टिकल 34 में क्या बोला गया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे अगर जिस एरिया में अगर मार्शल लॉ लगा हुआ गया, मार्शल लॉ लगा हुआ है। आर्टिकल 35 क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट है केवल सिर्फ पार्लियामेंट्री लॉ बना सकती हैं। आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 3, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33 एंड 34, आर्टिकल 23 एंड 24 से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल फॉर